जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। जैसे कि अपने परिवार का नाम है इजी साइंस। इसी परिवार में काफी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं अपने ही सदस्यों के लिए साइंस को काफी इजी बना सके। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के प्रश्न आते हैं, जो 6 से लेकर 12 तक की इतनी सारी किताबें हो, चाहे एनसीईआरटी हो, आरबीएसई हो, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चंस का एक जो निचोड़ है, कम से कम कंटेंट में अधिक से अधिक प्रश्न आपको दे सके, और वो भी नाम मात्र के शुल्क में। इससे पहले भी आपने कई एग्जाम में देखा होगा, चाहे थर्ड ग्रेड के एग्जाम में मात्र 49 रुपीज में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, जहां से 30 के 30 प्रश्नों की प्रूफ हमने आपको दिए। इसी प्रकार चाहे अन्य एग्जाम हो, चाहे महिला सुपरवाइजर का हो, सीटेट का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, हर एक एग्जाम में आपको अब तक 100% हमने जितने भी प्रश्न आए सभी के प्रूफ प्रोवाइड करवाए। ठीक इसी प्रकार इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए एलडीसी का जो आज एग्जाम हुआ, जिसमें साइंस के काफी अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। आपने पिछले बार जो पेपर हुआ था उसका लेवल देखा होगा। हालांकि ये भी इस बार जो लेवल रहा उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि आपको जो जितना डीप पढ़ा दिया गया कोचिंगों के माध्यम से, इतने लास्ट बार का एग्जाम का पेपर देकर अनावश्यक चीजें आउट ऑफ सिलेबस जाकर हमने मात्र 54 वीडियोज में लगभग 200 पेज का कंटेंट काफी अच्छे तरीके से आपको 25 टेस्ट के माध्यम से करवा दिया। इतना, और वो भी मात्र 500 रुपए से भी कम रुपए में आपको सारा कंटेंट करवाया। और इतना कम कंटेंट करवाने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस था कि साइंस के जो भी प्रश्न आएंगे यहां से आएंगे, और यहां से बाहर अगर कोई आएगा तो आउट ऑफ सिलेबस ही हो सकता है, या फिर ऐसा लेवल होगा जो आप कितना ही डीप कहीं से भी पढ़ ले, जिसको आप याद ही नहीं कर सकते, उतना डीप पढ़ने का फायदा क्या है। तो इतने कम कंटेंट में गागर से सागर बनने का हमने जो प्रयास किया, आज फिर से एक बार सफल साबित हुए हैं। 40 के 40% आज जो साइंस के आए हैं उन सभी के प्रूफ विद सॉल्यूशन डिटेल एनालाइज के साथ हम बात करेंगे। कौन से प्रश्न किस प्रकार के थे, कौन से प्रश्नों में हम डिलीट क्या एक याचिका लगा सकते हैं, कौन सा बोनस वाला पार्ट हो सकता है, या कौन सा आउट ऑफ सिलेबस अपना पार्ट था। तो चलिए साथियों, डिटेल के साथ हम बात करते हैं। आज का जो पेपर था उसमें जो पहला प्रश्न हम देखिए 14 नंबर प्रश्न है, पेपर के अकॉर्डिंग हम डिटेल के साथ उसी क्रम में चलेंगे। विडाल टेस्ट, तो मैंने आपको ट्रिक से, आपको रोग वाला तो मैंने हर बार कहा है, ट्रिक याद रख लेना। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको कराया है टाइफाइड। टाई जैसी एक संरचना है टाई, तो टाई से याद रखना, जैसे अपने गांव में टाई ताई होती है, वो ताई कहती है ना, डोल से बेडोल कर रखा है। आंत मतलब आंत प्रभावित होती है और इसमें व्यक्ति खाना पीना या डोल से बेडोल हो जाता है, तो हम कहते हैं विडोल टेस्ट। तो ट्रिक के माध्यम से मैं पूरा कंटेंट आपको एक सिस्टमेटिक वे में करवा रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का, देखिए साइज जब समान रखनी हो तो मैंने आपको कहा था कि वक्रता तिरछा पर सी पर रखते हैं तो सी पर ही बनता है। ये दर्पण की बात हो गई। और लेंस की जब हम बात करते हैं तो लेंस में हम यहां पर देखिए सी की जगह पर हम रखते हैं 2f, यानी फोकस साइज का हमें प्राप्त करना हो तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर हम इसको रखेंगे। तो ये मैंने देखिए हर एक चीज का प्रूफ है, ये यहां पर मैंने प्रूफ डाल रखा है कि नोट्स में ये चीज हमने यहां करवा रखी थी। देखिए सिर्फ बोलना कि हमने ये करवा दिया था, हमने वो करवा दिया था, एक होता है प्रूफ प्रोवाइड करवाना कि हमने अगर करवाया है तो कहां करवाया उस चीज को, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए 2f पर रखेंगे, फोकस दूरी के दुगने पर रखेंगे, तो यहां पर आपको वास्तविक, उल्टा और आकार में बराबर प्राप्त होगा। तो देखिए समान साइज का वास्तविक होगा, बिंब का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। और कौन से लेंस की बात हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात हो रही है अपने उत्तल लेंस की। तो ये उत्तल लेंस की डिटेल और अवतल लेंस की मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे भी, अधिकांश हमारा जो कंटेंट है आपको यूट्यूब पे भी फ्री मिल जाएगा, जहां से भी प्रश्न आए मैंने स्पेशली जो वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया, निम्न में से कौन सा बगान की मटर में प्रमुख गुण नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न कई बच्चे मेरे पास कमेंट भी किया कि सर ये प्रश्न है क्या, ये डिलीट हो सकता है क्या, क्योंकि आपने जो हमें प्रोवाइड करवाया उसमें ये चारों के चार ऑप्शन है, लेकिन साथियों आपने हो सकता है इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा हो। इसी प्रमुख गुण को अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो इसे हम कहते हैं, देखिए क्या, डोमिनेंट ट्रीट्स, यानी प्रभावी लक्षणों को हम कहेंगे मुख्य लक्षण। तो इसमें केवल और केवल प्रभावी को चुनना था, अप्रभावी को नहीं चुनना था। रियल में आप देखो ना तो अंतिम पुष्प स्थिति ये भी है, आप देख ले यहां पर अग्रस्त पुष्प की स्थिति, अग्रस्त टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड है। ये एनसीईआरटी का पेज है, मैंने पूरा कंटेंट कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा। एनसीईआरटी आरबीएसई रोल्ड एग्जाम में जो प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं उन्हीं का एक निचोड़ आपको एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया था बस। तो ये सारी चीजें हैं, चारों के चार ऑप्शन मैं भी मानता हूं, लेकिन उसने डोमिनेंट पूछा है, तो डोमिनेंट कौन कौन से है, हैरी फली का रंग। तो जो फली का रंग है देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, ऊंचाई का कोई ऑप्शन नहीं है, पुष्प की स्थिति का ऑप्शन है लेकिन अग्रस्त दे रखा है यहां पर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा परिपक्व फली की आकृति, फली की आकृति से संबंधित कोई है क्या, देखिए बीज का रंग दे रखा है, बीज का पीला रंग, तो ये पीले रंग का बीज ये रहा, बिल्कुल डोमिनेट है ये। इसके अलावा पुष्प का रंग या फली का रंग हैरा, तो ये देखो हैरी फली, ये ऑप्शन भी है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, दो तो ये हो गए, एक है फूली हुई फली, तो फूली हुई देखो ये रही फूली हुई फली, तो फूली हुई फली, हरा रंग और पीला रंग ये सभी डोमिनेंट है, जबकि अग्रस्त वाला ये डोमिनेंट नहीं है, ये अप्रभावी लक्षण है। तो प्रभाविता अप्रभाविता इसमें साथ के साथ जो मेंडल ने 7 सालों तक 7 लक्षणों पे जो प्रयोग किए
वो सारों के साथों मैंने नाम यहाँ पर डिटेल के साथ दे रखे थे, जिसमें प्रभावी है, प्रभावी को अच्छे से याद करवाया था ट्रिक के माध्यम से। तो स्पेशली यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आया, अच्छा प्रश्न था ये, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। सिर्फ प्रमुख प्रश्न लक्षण करके कई बच्चों ने हो सकता है ये नहीं सोचा होगा कि फुल्ली विरंग वाला, कई बच्चे कह रहे थे कि ये हो सकता है क्या, ये उत्तर नहीं होगा। इसका सही जो उत्तर होगा वो आप जानते हैं अंतिम पुष्प स्थिति होगा, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न था जो सामान्यतः अपनी किताबों में नहीं देखने को मिलता, बहुत कम ही एनसीईआरटी आरबीसी में मिलता है ऐसा प्रश्न। कि प्रश्न था, एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल जो प्रोटीन होती है, पशु पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन का एक वैकल्पिक स्रोत है। देखिए प्रोटीन का एक काफी अच्छा स्रोत है। प्रोटीन जब मैंने पढ़ाया था तो स्पेशली मैंने आपको सोयाबीन और मूंगफली के अलावा भी अलग से कुछ प्रोटीन बताया था, एकल कोशिका प्रोटीन। ऐसा ही प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले आपको इसमें भी दिखाया था, आपने शायद जूनियर अकाउंटेंट ऐसे कुछ एग्जाम में एक बार आया था। प्रोटीन प्रचुरता वाले सूक्ष्म जीव भोजन के चारे के रूप में, जैसा कि इसमें लाइन है, एज लाइन मिलेगी आपकी, पशुओं के चारे वगैरह के रूप में हम उपयोग करते हैं, स्पेशली स्पाइरुलिना का, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में 60 से 65% लगभग प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अंतरिक्ष के शैवाल जिसे कहते हैं क्लोरेला, ये भी प्रश्न पेपर में कई बार आता है, अंतरिक्ष के शैवाल किसे कहते हैं। तो ये कुछ एकल कोशिका प्रोटीन होती है। स्पाइरुलिना वैसे एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA, यानी जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया भी हम कह सकते हैं। और बैक्टीरिया प्रकृति के एक अपमार्जक यानी अपघटक वगैरह भी होते हैं एक प्रकार से, जो प्रकृति में प्रदूषण नहीं कर रहे, ये प्रकृति में प्रदूषण को कम और कर देते हैं। इसलिए याद रखना, ये जो सेकंड लाइन दी गई है, स्पाइरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन का एक जो प्रोटीन खनिज विटामिन आदि से समृद्ध स्रोत के रूप में कार्य करता है। देखिए प्रोटीन का तो एक अच्छा स्रोत है स्पाइरुलिना, लेकिन याद रखना इसमें आगे की लाइन जो लिखी गई है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है, ये बात गलत है। इसलिए कथन एक तो सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर बात मैंने आपको अच्छे से वीडियो के माध्यम से भी हो चाहे नोट्स के माध्यम से हो अच्छे से करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर भारत में कहां है? ये तो आपको YouTube पर एक वीडियो मिल जाएगी, मात्र 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया, और वहां से जितने भी इसके प्रश्न आए ना वो सारे के सारे वहां से सोल्व हो रहे हैं। इतने सारे डिटेल में लोगों ने आरएस लेवल का क्या पता क्या क्या करवा दिया था इस टॉपिक में, लेकिन इतना छोटा सा टॉपिक था, मात्र 10-15 पेज मैंने आपको इसके दिए थे, शायद 11 या 12 पेज थे इसके टोटल, और 1 घंटे की वीडियो थी सिर्फ। आज भी आप यूट्यूब पर जाके देखोगे ना, ये वीडियो मिल जाएगी आपको। मैंने कहा था सिर्फ ऊपर ऊपर से आप अच्छे से भी पढ़कर जाओगे ना तो डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज ये टॉपिक इतना बड़ा है कि आरएस अगर मेंस लेवल या प्री लेवल पर इसको पढ़ाते हैं तो कई घंटे लग जाते हैं, इतना बड़ा आपके आता ही नहीं है। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर है, जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है, और मैंने पूरा बताया था, पहले नाम क्या था बाद में नाम क्या है, तो सारी बातें बताई हुई है। तो लेकिन अब इतना याद रखना, सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर का सही उत्तर क्या होगा अपना, ये कहां पर है, श्री हरिकोटा के अंदर है। तो काफी सरल सा है, कई बार आप सुनते होंगे वहां से सैटेलाइट वगैरह को ये किया गया, लॉन्च किया गया। अब आप नेक्स्ट देखिए, अच्छा प्रश्न था ये, साबुन जो होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड की लंबी श्रृंखला के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, बात गलत है। साबुन नहीं होते, वो तो अपमार्जक की बात है, ये तो साबुन की बात नहीं है। और आगे देखो, डिटर्जेंट यानी अपमार्जक आमतौर पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं, ये उल्टा लिख दिया इसके अंदर, तो ये पहला कथन बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न में पूछा है सही कथन की पहचान करनी, पहला कथन गलत है। जब साबुन के अणु पानी और गंदगी से संपर्क में आते हैं तो मिसेल बनाते हैं। तो देखिए सारे प्रूफ यहां पर दे रखे हैं। अपमार्जक का ये रहा सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं सल्फेनिटाइन के, तो ये बात देखिए यहाँ पर पहला कथन ये रहा। इसके अलावा मिसेल बनाते हैं साबुन किस प्रकार से, तो मिसेल में किस प्रकार से, ध्रुव, ठीक है, रागी वगैरह, विरागी, सेरा, सारे बता रखे। तो ये प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न बी वाला कथन सही है। ये मिसेल पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में सक्षम होते, ये भी सही है। साबुन कठोर जल में भी प्रभावकारी होते, ये बात गलत है। साबुन जो होते हैं, मैंने यहां पर देख लेना, साबुन आप देख लेना यहां पर, ये देखो कठोर और मृदु जल में तो अपमार्जक क्रिया करते हैं, साबुन क्रिया नहीं कर सकते। साबुन केवल मृदु जल में क्रिया कर सकते हैं, कठोर में नहीं करते। तो कठोर जल के लिए ये बात प्रभावी नहीं होते हैं, प्रभावी होते हैं। और देखिए पैर, ये छोटे छोटे सीरीज में जैसे प्रश्न बनाए थे ना कथन वाले, हाँ नहीं वाले, ठीक वो के वो प्रश्न है। कठोर जल में डिटर्जेंट अप्रभावी रहते हैं, ये बात क्या है, ये भी गलत है। कठोर जल में ये तो प्रभावी होते हैं, मैंने तो ये बताया था आपको। यानी ये दो बातें और ये वाला पॉइंट गलत है। सिर्फ कौन कौन सा सही है अपना, बी और सी सही है, तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी। नेक्स्ट देखना, यहां पर प्रश्न दे रखा है सिंपल सा एज इट इज, ये का ये मैंने यहां पर देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं में, संयोजन अभिक्रिया में गिने चुने एग्जांपल दे रखे, जैसे कोयले का जलना वगैरह, ये संयोजन भी है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि अभिक्रिया के अंदर जल जो चूना है, कौन सा चूना, बिना बुझा हुआ चूना है, उसमें जब पानी डाल रहे हैं या बुझा हुआ चूना जब हम बनाते हैं, तो उसी के साथ साथ आपने घरों में जैसे कली वगैरह जब करते हैं, अपने रंग वगैरह करते हैं, तो उसके लिए जो लेकर आते हैं उसमें पानी डालते हैं तो काफी हीट निकलती है, तो ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा निकलती है, तो साथ ही साथ उष्मा उत्पन्न होती है। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है, यह एक उष्मा क्षेपीय प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ संयोजन भी है। बी और डी सही होगा इसका। इसका सही क्या होगा अपना, ये रहा ऑप्शन बी और डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एरिएडेट वाटर आशुद्ध पेय। अब कई कहते हैं ऐसे प्रश्नों के भी कोई प्रूफ होते हैं क्या? देखिए मैंने हर एक लाइन करवा रखी है, क्योंकि ओल्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं।
कोल्ड ड्रिंक जिसे या सॉफ्ट ड्रिंक हम कहते हैं, उसमें होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। तो उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि जो CO2 गैस होती है, उसी को जल में घोलकर ये चीज बनाई जाती है। तो जल इसमें क्या होता है, जल में अगर घोल रहे हैं तो जल तो क्या हो गया, तरल। तरल में गैस डाल रहे हैं हम, तो याद रखना इस प्रकार से हम कह सकते हैं तरल घोल के अंदर गैस होती है। एक तो गैसों का मिश्रण नहीं है, क्योंकि जल है वो गैस नहीं है, वो तो द्रव है। तो पहला गलत, तरल घोल में गैस है, सही है। गैस के घोल में तरल है, ये बात गलत है। गैस के घोल में तरल नहीं है, तरल के घोल में गैस डली हुई है, यानी ये विलायक है, ये विलेय है। विलायक बड़ा नाम है तो बड़ी चीज है जिसकी मात्रा ज्यादा है। विलेय वो चीज जो इसके अंदर घोल रहे हैं जिसको। विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी है। विलय के रूप में तो CO2 है। देखिए ये जेट इज लाइन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है और जल विलायक है। अब इससे ज्यादा प्रूफ और क्या दूं आप बताओ। एग्जैक्ट लाइन है जो एग्जाम में पूछी गई है वो, कि वो कथनों में दे दिया आपको, कुछ भी अलग नहीं है। और ये कोई नेम वायुयुक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक ये नाम लिखा हुआ है, यहां पर भी आप देख सकते हो सोडा वाटर कोक वगैरह, यहां पर एरिएटेड या फिर एरिएटेड वाटर आसूत पेय नाम यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी मिल जाएगा ये नाम आप। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट पर्सन है अपना, सर्किट में लघु सर्किटिंग यानी शॉर्ट सर्किट हम जिसे कहते हैं वो कब होता है। ये आपको आरबीएससी की किताबों में एग्जैक्ट जैसे कि ऐसी लाइन दे रखी है, ये शॉर्ट सर्किट कब होता है। मैंने आपको पूरा सॉकेट पढ़ाया था कि सॉकेट के अंदर तीन होती है, एक तो अर्थिंग वाला वायर होता है, एक फेज वायर होता है और एक होता है न्यूट्रल। ये सामान्यतः लाल रंग का, ये ब्लू या ब्लैक होता है, ये सामान्यतः ग्रीन होता है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे घरों के अंदर ये शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब कोई भी कारण से हम हमारे फेज तार या फिर अपना जो न्यूट्रल तार है, ये लाइन अगर आपस में टच हो जाए, फेज वाला और उदासी न्यूट्रल वाला, तो उससे क्या होता है, अतिवारण होता है। पेपर में एक बार तो ये प्रश्न आया हुआ है कि जब ये चीज शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, अपने बिजली जो होती है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन यहां सरल सा प्रश्न आ गया कि शॉर्ट सर्किट कब होता है, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब किसी भी कारण से फेज और न्यूट्रल आपस में सीधे जुड़ जाए। तो फेज यानी जो मुख्य लाइन है वो और न्यूट्रल वायर है, अगर वो आपस में किसी कारण से टच हो गए तो उससे क्या होगा कि अतिभारण होगा, विद्युत धारा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ हम कह सकते हैं इससे घरेलू उपकरण जल सकते हैं। और इसी से बचने के लिए फ्यूज वायर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। सारी बातें करवाई हुई है, एज इट इज प्रश्न है। कई उपकरण में एक ही सॉकेट में जुड़े होते हैं, ये तो क्या होता है, अतिभारण होता है इसके कारण। तो एक साथ एक ही पलक के अंदर हम कई सारे उपकरण यूज करते हैं तो वो तो क्या होता है, यहां पर तो अतिभारण हो जाता है, लोड ज्यादा होता है, ओवरलोडिंग कहते हैं इसे। तो लाइव तार यानी जो अपना मेन फ्यूज तार है और न्यूट्रल तार अगर आपस में सीधे संपर्क में आ जाए तो इसका उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट देखो, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेन बात सीधा पॉइंट पर करते हैं। अगला पॉइंट है अपना, यहां पर मात्रक बताने हैं, 1 नंबर और 2 नंबर को मिलान करना है। मात्रक में दे रखा है, देखो धारा, विद्युत धारा, प्रतिरोधकता, शक्ति और आवेश। अब यहां पर देखिए सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है, I बराबर Q अपॉन टी, आवेश के प्रवाह की दर। दूसरा है प्रतिरोधकता, रियल में देखो ये रेजिडेंस है, प्रतिरोधकता नहीं है, यहां पर प्रतिरोध की बात की गई है। और प्रतिरोध देखिए वैसे तो यहां पर सीधा ओम नहीं दे रखा कहीं पर भी, तो इसलिए हम ये VIR से भी निकाल सकते हैं या तो इसको, ठीक है। आई को इस साइड लेकर जाएंगे तो आपको पता है V यानी विभवांतर वोल्ट होता है और I एम्पियर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाएगा इसका। या आप देखो ऐसे प्रश्नों को करने जब मिलान वाले प्रश्न हो तो किसी जिसका नॉलेज आपको है पहले उसका देख लो। विद्युत धारा I बराबर क्यों, आवेश, कुलाम और टाइम सेकंड। कुलाम अपॉन सेकंड है क्या कहीं पर, ये रहा कुलाम अपॉन सेकंड, यानी विद्युत धारा का होगा कुलाम अपॉन सेकंड, ठीक है। एक में 3 हो गया तो 3 वाले को रख लो, बाकी सबको काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच्चे सिर्फ 2 ऑप्शन। बी में या तो 2 है या फिर 4 है, तो बी वाला देखो प्रतिरोधकता को छोड़ो, शक्ति देख लो। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। या अगर आपको देखो डिटेल में मैंने पूरा जो उष्मा वगैरह है H बराबर I स्क्वायर RT वगैरह सारा करवाया था, वहां पर भी VIP नाम की एक ट्रिक बताई थी, VIP, VI बराबर P। तो V का मतलब क्या है, विभवांतर वोल्ट, I का मतलब है धारा, तो वोल्ट इंटू एम्पियर जो है, वोल्ट इंटू एम्पियर, ये रहा वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहां पर शक्ति का हो जाएगा तीसरे में दूसरा। तो तीसरे में देख लेना कहां पर है दूसरा, ये तीसरे में दूसरा, ये रहा डी हो जाएगा। चलो और भी देख लेते हैं, आवेश। आवेश का यहां पर आवेश का मात्रक है, 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, एम्पियर इंटू सेकेंड। देखो I बराबर क्यू इंटू टी हो सकता है, तो क्यू बराबर I इंटू टी हो सकता है क्या, I यानी एम्पियर, टी यानी सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड हो गया, ये रहा एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसी प्रकार आप, मैंने प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का था, रियल में प्रतिरोधकता नहीं थी, इसे वोल्ट अपॉन एम्पियर बोल सकते हैं, कैसे VIR वाली ट्रिक से तो निकाल सकते हैं। तो इसका देख लो, आवेश डी में पहला है कि यहाँ पर डी में पहला भी, इसका मतलब डी सही है बिल्कुल। ये सारे प्रूफ है, आप इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है मेरे को, फिर भी मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कई बच्चों को ये ना लगे कि सर आप तो सिर्फ औरों की तरह सिर्फ बोल रहे हो कि हमारे पढ़ाई से ये आ गया वो आ गया, हमारा कोर्स ले लो। आपको सच में लगे कि नाम मात्र के शुल्क में आने वाले समय में जो 3rd ग्रेड लेवल 2 है, लेवल 1 है, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में साइंस मैथ्स का पार्ट है,
मेरे बाद मैथ्स का भी ठीक ऐसा का ऐसा वीडियो सॉल्यूशन आपको दिनेश जी सर द्वारा मिलेगा, जिसमें मैथ्स में भी कैसे आज पर्सन आए, वो सारे के सारे पर्सन हमारे कंटेंट से आए। और मेन बात है कि हमारा कंटेंट औरों से बेहतर इसलिए है क्योंकि हम गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरा सागर में से कोई लोटा लेकर आपको उसी में से बहुत सारी चीज देने की कोशिश कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। आपको एक टॉपिक, ऐसे टॉपिक पढ़ा दिए गए, मैं पढ़ा रहा था ना, तो मेरे पास इतने मैसेज आए कि सर आप सिर्फ 50 वीडियो में पूरा 50% कैसे करवा दोगे एमएलडीसी का? आपने अमल सार नहीं करवाया, हमें ये टॉपिक नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। मैंने देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था, मैंने सीधी बात कही, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। कुछ बच्चों ने कहा सर अब पिछले बार पेपर में ये प्रश्न आए हुए आपने वो नहीं करवाए। देखो मैं कभी भी ये नहीं देखता कि पेपर में वहां से अगर आउट ऑफ सिलेबस जाकर कोई प्रश्न बना दिया तो उसके लिए पूरा टॉपिक पढ़ाने बैठ जाऊं आपको। रियल में स्मार्ट स्टडी यही होती है कि कम से कम चीज में ज्यादा से ज्यादा जो दे सकता है वही सक्सेस होगा। आपको ऐसे पढ़ाने में तो मैं इसके 200 वीडियो बनाकर मैं कह सकता था कि 50 क्या कहीं से भी पर्सन आ जाए, मैं गारंटी लेता हूं कि आएगा। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तरीका तो वही है कि कम से कम करवाओ और फिर साबित करो अपने आप को। नेक्स्ट पर्सन है, काफी अच्छा पर्सन था ये, और ये पर्सन मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि अगर इस पर्सन को डायरेक्टली, तो मैंने भी सही बताता हूं, मैंने भी डायरेक्टली कहीं भी ये नाम नहीं यूज किया। जो इसका उत्तर है कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह था ये। अगर सीधा प्रश्न आता ना कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आप आर्यभट्ट कर सकते थे। लेकिन आपने अगर पहली लाइन में पहला शब्द अगर 1981 देखा हो, और मैंने जब वीडियो बनाया था, आज भी यूट्यूब पर जाके चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ट्रिक के माध्यम से बताया था कि सबसे पहले रूस वालों ने 57 में सताना शुरू किया, तो हमने उल्टा कर दिया 75, हमने आर्यभट्ट छोड़ दिया था। तो ये देख सकते हो आप कि 75 के अंदर छोड़ा गया था आर्यभट्ट। तो यहां पर तो 81 की बात है, तो आर्यभट्ट तो वैसे नहीं होगा। और मैंने इनसेट श्रेणी आपको स्पेशली करवाई थी कि भारत के जो इनसेट श्रेणी के जो उपग्रह थे, 82 में शुरुआत हुई, लेकिन प्रथम जो सफल प्रयास नहीं हो पाया, फिर 83 में प्रथम सफल प्रयास हुआ था। तो ये तो शुरुआत ही 82 83 से हो रही थी। आप आज भी नोट देख लेना, कुछ भी एडिटिंग नहीं है इसके अंदर, बच्चों ने प्रिंट करवा रखे हैं, सबूत है उनके पास भी। लेकिन इसी के अंदर एक सही उत्तर होगा ये एप्पल वाला, ठीक है ना। ये एरियड, मतलब इसका पूरा नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इसका मैंने लिखा नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस टाइप का डायरेक्ट नाम भी कोई दे देगा यहाँ पर। लेकिन इनडायरेक्टली आप देखोगे तो मैंने इनसेट वी करवा रखा है जो 83 के अंदर है, आर्यभट्ट करवा रखा है, और ये जी सेट वाला तो बिल्कुल अलग है। ये मैंने सारे के सारे आपको जी सेट, आई सेट, इन सेट सारे मिल जाएंगे। बस मैं गलती मानता हूं कि हो सकता है कि ये डायरेक्ट नाम मैंने नहीं लिखा था, लेकिन ये पर्सन आप देखोगे मैंने, और जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन आपको पेपर में मिल जाएंगे अपनी पढ़ाई हुए में से। ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसका सही उत्तर एप्पल होगा। ये 1981 में इसरो ने प्रथम भूस्थैतिक उपग्रह छोड़ा था, उसका नाम एप्पल होगा, आर्यभट्ट नहीं होगा। आर्यभट्ट 75 में है, इनसेट श्रेणियां सारी 82 बाद से शुरू होती है, 81 में सबसे पहले एप्पल वाला है। और ये एप्पल का पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाया हुआ तो है, लेकिन मुझे लगा एलडीसी में इतना लेवल का नहीं आता, इसलिए ये एप्पल वाला मैंने यूज नहीं किया। देखिए पढ़ाते समय आप सोचकर देखो, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की कितनी किताबें हो गई, 7 किताबें, ये 7 किताबें आरबीएससी की, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, और फिर उसको लगभग कम से कम पेज में करने के लिए कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है। ये वास्तविकता है, क्योंकि अगर नहीं छोड़ूंगा, कुछ 1-2 प्रश्नों के लिए अगर मैं आपको 10-15 पेज एक्स्ट्रा जोड़ता हूं, तो फिर हर टॉपिक में बहुत सारे पेज हो जाएंगे, जिसका कोई सेंस नहीं है। इसीलिए मैं जो बुक बना रहा हूं, आने वाले समय में लगभग सितंबर में मान के चलना, अपनी इजी साइंस की बुक आ जाएगी, स्पेशली 3rd ग्रेड के लिए। और वो ऐसी बुक होने वाली है, अब तक जिसने भी कंटेंट देखा होगा, हमने नोट्स में, ई नोट्स के रूप में हमें प्रोवाइड भी करवा रखा है इजी साइंस एप्लीकेशन पर, या जिसने भी वीडियो क्लासेस देखी है अब तक, जो भी हमारा जो फीडबैक आया आप उसमें देख सकते हैं, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमारा टारगेट अब एलडीसी के बाद है, 1st ग्रेड के फर्स्ट पेपर में साइंस मैथ्स, लेवल 1 के लिए साइंस मैथ्स, और इसी के अलावा लेवल 2 चाहे रीट हो चाहे 3rd ग्रेड हो, एक ही फीस के अंदर दोनों का पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको नाम मात्र शुल्क में दे रहे हैं। और वहां से हमारा फिर से ये वीडियो बनाऊंगा मैं, उस दिन वीडियो बनाऊंगा मैं फिर से, जिस दिन इसके एग्जाम हो जाएंगे, मैं फिर वीडियो बनाकर कहूंगा कि ये पढ़ाया था और यहाँ से प्रश्न आए। कम से कम में हमने इतना सारा देने की कोशिश की। हाँ, 1-2 पर्सन मैं खुद मानता हूं कि कम करता हूं, तो हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस या बहुत ज्यादा डीप आए तो वो पर्सन शायद ना भी आए, लेकिन उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका कितना सारा समय बचेगा, अनावश्यक चीजों से पढ़ने से आप बचोगे, एक सही डायरेक्शन में आप अपनी मेहनत कर पाओगे। वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करती है। हमें ओजोन परत जो O3 है, ये किससे बचाती है? ये आने वाली ओजोन परत जो होती है, ये मैंने आपको डिटेल से बताया है कि ये क्या क्या प्रश्न पेपर में आए। देखो ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने हर बात लिखी है। समताप मंडल में पाई जाती है, इसकी मोटाई डोब्सन में मापी जाती है, ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सारी बातें इससे संबंधित बता रखी है। ओजोन परत O3 होता है, परमाणुता वगैरह ये भी पूछ लेते हैं कई बार, कितनी होती है, 3 होती है। तो ये सारी बातें इसको डिटेल से मैंने जब करवाई थी, इसकी मोटाई वगैरह डोब्सन में मापी जाती है, अंटार्कटिका साइड में इसमें छिद्र भी देखने को मिले, सारी बातें इसकी डिटेल से करवा रखी है। तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट देखना प्रश्न है, पशुओं का आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। ये तो एकदम वैसे वो प्रश्न थे, कई बार नहीं आते क्या बिल्कुल, कि बच्चों को पीटना चाहिए या समझाना चाहिए, वैसे प्रश्न थे ये तो थोड़ा सा
आप अपनी लॉजिकल भी अगर किसी को नहीं भी पढ़ाओ तो पशु मतलब डिटेल में मैंने तो सिर्फ वीडियो में इतना ही बताया था, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री अपना डिटेल में तो है नहीं। जंतु पादपों के अर्थ मैं तुम्हें थोड़ा-सा करवाया था, वहाँ पशु को किस प्रकार से देख-रेख करना चाहिए। अच्छी वैज्ञानिक तरीके से उनका सही से पालन-पोषण वगैरह गुणवत्ता रूप चीज़ बढ़िया चीज़ खिलानी चाहिए और पैदावार मुख्य रूप से फार्म में रखे गए नस्लों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल उनकी पैदावार गुणवत्ता पे निर्भर भी करती है और आहार वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए या जो भी सही सिस्टमैटिक वे से उनको चीज़ों को खाना-पीना बिल्कुल सिंपल सा पर्सन इसमें कोई ज़्यादा प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं, कोई भी करवा देगा। नेक्स्ट पर्सन क्या है? करे दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र के लिए सही नहीं है। ये सही नहीं है, नहीं पूछा है, देखो याद रखना। पहला, क्षम उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग दोष को ठीक करने में किया जाता है। मैंने ट्रिक कराई थी, नाम है दूर, एक नाम है निकट। लेंसों का नाम, बड़ा नाम है अवतल, बड़े नाम के साथ बड़ा नाम, छोटे नाम के साथ छोटा नाम। इसका दूर, इसका है अपना उत्तल। छोटे नाम के साथ छोटा नाम, बड़े नाम के साथ बड़े लेंस का उपयोग कर लेना। तो सीधी सी बात है, निकट दृष्टि नहीं, ये पूछा है दूर दृष्टि, तो दूर में उत्तल का यूज करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है? उत्तल का यूज करते हैं, ये बात सही है। ये तो गलत है नहीं, आगे देखो। प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित हो जाती है। तो मैंने पूरी आंख का डायग्राम बनाकर आपको पूरा दिखाया था, इस प्रकार से ये हमारा लेंस होता है, ये पीछे का पार्ट रेटिना होती है। नॉर्मल हमारी दृष्टि यहां पर हमारा प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब रेटिना पर बनना चाहिए, फोकस होना चाहिए प्रकाश। सम्मुख का अर्थ होता है सामने और पीछे का अर्थ होता है ये पीछे। लेकिन दूरदृष्टि दोष में बात ये है कि दूर बनता है, यहां से रेटिना के भी पीछे चला जाता है, सम्मुख नहीं होता, ये बात गलत है। नेक्स्ट देखो, प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है। चलो ये तो करवाइए, गलत है, ये ऊपर वाला तो सही था, ये तो बी गलत है। व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। देखो इसका नाम है दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष, लेकिन इसमें दूर की दृष्टि ठीक है और बाकी दोष ही दोष है। यानी दूर की दृष्टि ठीक होती है, निकट का साफ नहीं दिखाई देता। तो याद रखना, आसपास की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते, बात सही है। नेत्र का निकटतम बिंदु सामान्य बिंदु से 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, बिल्कुल दूर में दूर हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में वो अनंत बिंदु था, वो थोड़ा नजदीक आ जाता है। तो ये सारी बातें देख लेना, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। प्रकाश किरणें दृष्टि पट्टिल के पीछे फोकसित होती है, सम्मुख नहीं होती। और देखो, वस्तु स्पष्ट कौन सी नहीं दिखती? पास की साफ नहीं दिखती, ठीक है। और कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। बताओ, इतने से पैराग्राफ में 4 के 4 कथनों के कथन एज इट इज आए हैं, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, आप बताओ। नेक्स्ट देखो, फोकल दूरी को परिवर्तित करने की लेंस की क्षमता जिसे विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सके। यानी हमारी आंखों के अंदर मैंने आपको बताया था, लेंस में समंजन क्षमता होती है, जिसे लेंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं हमारे। तो इसमें एक नाम बताया था, देखो ये रही समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सके, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये समंजन क्षमता नाम यहां पर है और ये रही समंजन क्षमता। तो इसमें ये मत देख लेना कई बार एक्स्ट्रा दिमाग एडजस्ट करने की क्षमता है, विजन की क्षमता है, ये नाम देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन जो बुक में लिखा गया मैं तो वही मानना पड़ेगा। आगे देखो नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? एक पेज में पूरी मानव आंख करवा रखी है डिटेल के साथ। और आपने अगर थोड़ा बहुत भी, मैंने तो कई बार बता रखा है, मानव का लेंस में ऐसे बनाते हैं। तो इसको, जिसको मैंने ट्रिक, आप एक छोटा सा यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी मैंने, नेत्र दोष अवतल उत्तल लेंस सारी की सारी, मात्र शायद आधे घंटे के अंदर शायद सारा करवा रखा था कंप्लीट। उससे 3-4 पर्सन आए हैं एक वीडियो से, मात्र आधे घंटे की वीडियो से। प्रकाश के लगभग नेत्र उत्तल अवतल लेंस के सारे पर्सन वहीं से है। ये जो लेंस होता है, मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, उभय है। उभय मतलब दोनों साइड से एक जैसा है, और साथ ही साथ ही उत्तल है। उभय उत्तल बोलेंगे, उत्तल लेंस है। इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, हमें चीज उल्टी दिखती है, जिससे हमारा दिमाग उसे सीधा करके दिखाता है। तो याद रखना, ये उत्तल तो होता है, लेकिन उभय उत्तल होता है। उभय अवतल बाद में जो नाम आता है ना, वो नहीं होता, बाद में ये नाम आता है उभय उत्तल, बाई कॉन्वेक्स, ये सही होगा डी वाला। और बाकी मैंने यहाँ पर देखिए उभय, ये मैंने करवाते समय स्पेशली बताया था। अब लास्ट में जो नाम आए ना उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, उभय उभयावतल और उभय उत्तल में कंफ्यूजन हो सकता है उन बच्चों को जिनको नहीं पता कि ये भी 3-3 प्रकार के फिर आगे चलकर होते हैं। तो इसलिए मैंने इनको तीनों को, लेंसों को तीनों करवाया था अलग से, और अवतल के भी तीनों है। और अभिनेत्र जो लेंस होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, वो भी उभय उत्तल प्रकार का होता है। आगे देखो, कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सबसे सरल एग्जाम्पल ये मान के चलना, ये सब किताबों में मिल जाएगा, सरल सा प्रश्न है कि कोयले को जलाते हैं यानी कार्बन का दहन करते हैं C+O2, यानी कोयले का जलाना, कभी भी कोई चीज को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जलेगी तो कौन सी गैस बनेगी? CO2 गैस बनेगी, और उस हीट निकलेगी। अब ये एक कैसी प्रक्रिया है? मैंने एक बात बताई थी पढ़ाते समय भी, मैंने यूट्यूब पे भी करवा रखा है सेम वीडियो। मैंने कहा था कि ऐसी प्रक्रिया आएगी तो साथ में संयोजन और ऑक्सीकरण साथ में ऑप्शन नहीं देगा एग्जामिनर। आप देख सकते हो 4 ऑप्शन आए, हर साथ में विस्थापन दे रखा है, होगा ही नहीं। विस्थापित का अर्थ तो क्या होगा? एक स्थान दूसरे का ले ले।
ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, आप स्पेशली इस परिभाषा देख सकते हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युतत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, धन विद्युतत्व का निकलना, इस प्रकार से सारी परिभाषा ऑक्सीकरण की ये रही। और एज इट इज एग्जाम्पल है कोयले का दहन यानी कोयले का जलना, और C+O2 ये रहा। तो इसका सही उत्तर ऑक्सीकरण होगा। अब चेन्नई होगा, इसका उल्टा होता है, अपघटन भी नहीं होगा, टूटना होता है। अपघटन का अर्थ तो क्या होता है कि एकल उत्पाद जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक, या सॉरी एकल क्रियाकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में बंट जाए, वो होगा अपघटन। तो नेक्स्ट है, पोषक चक्रों में कौन सा चक्र अवसादी सेडिमेंट्री प्रकार का होता है? तो जितने भी चक्कर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सारे चक्कर मैंने आपको करवाए थे, अच्छे लेवल पर करवाए थे। लेकिन प्रश्न क्या आया, एक छोटी सी लाइन से आया, इसके प्रकारों से पूछ लिया। दो प्रकार के चक्र होते हैं, गैसीय चक्कर जो पूरा वायुमंडल से संबंधित है, अपने नाइट्रोजन है, कार्बन है, जल चक्कर है, ऑक्सीजन चक्कर है। और दो ही नाम बताए थे सिर्फ अलग से आपको, कि सल्फर चक्कर और फास्फोरस चक्कर को अलग से याद रखना, और सेम टू सेम सल्फर और फास्फोरस ऑप्शन आपको एग्जाम में एज इट इज मिल गए। नेक्स्ट देखो, यहां पर प्रश्न है फाइलेरिया, न्यूमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, और यहां पर उसके जीव दे रखे हैं। ये रोगों वाला था, इतना शानदार ट्रिक से आप देख सकते हो। हाथी की एक बात बताता हूं, पापा काम पर सोते हैं, ठीक है। और टाइफाइड में यहां पर भी मैंने जैसे जीवाणुओं में बताया, पंडित जी का टीका न्यू है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये पूरे वायरस की ट्रिक एक साथ आ जाती है। जिनको नाम भी पता है ना, वो देखकर इसके थोड़े बहुत मिलान कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, फाइलेरिया, फाइलेरिया नाम जहां भी आएगा तो वाउचेरिया नाम आएगा। फाइव वाई ट्रिक बता रखी है मैंने, फाइव वाई, ठीक है। इस प्रकार की आप वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, ये आपको अजीब लगेगा थोड़ी। न्यूमोनिया, नए मुन्ने को मैंने कहा था ना, नई प्रॉब्लम हो गई नए नए बच्चे को, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नाम का एक नाम बताया था, या फिर एक दूसरा था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम के भी कई प्रकार बता रखे हैं, सबसे घातक कौन सा है, कुनेन इसका उपयोग करते हैं, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। टाइफाइड, टाइफाइड से दो प्रश्न आ चुके हैं। एक तो आया था अपना, टाइफाइड में विडोल टेस्ट होता है, और एक होता है टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है, भी याद रखना। साल्मोनेला टाइफी नाम का इसमें क्या पाया जाता है? टाइफाइड के अंदर बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट इसका प्रश्न का उत्तर देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग, क्या होगा। फाइलेरिया पहले में 4 है, तो पहले में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये रहा, क्या नाम है, फाइलेरिया वाउचेरिया। पहले में चौथा कहाँ है? ये रहा पहले में चौथा, तो इसी एक में ही है। बी में 1, बी में 1, और सी में 2, सी में 2, और डी में 3, डी में 3, ये सही है। नेक्स्ट, फैराडे का नियम बता दो हिस्सों को ही का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। एग्जैक्ट लाइन आपको इतने से लाइन में दे रखा है, विद्युत जनित्र पढ़ाया था तो इतना ही बताया क्या, कि यांत्रिक ऊर्जा को एक तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बदल दो, देखो यांत्रिक को विद्युत में बदल रहा है। ये होता है एनसीईआरटी आरबीसी पढ़ने का फायदा। आप इतना ही डीप क्यों ना पढ़ ले, अगर आपकी 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आरबीसी कवर नहीं है, तो ये मानकर चलना आप डीप पढ़कर सिर्फ चीजों को इकट्ठा कर रहे हो। आपको निचोड़ की आवश्यकता है, एक सार, एक निचोड़, एक ऐसे संग्रह की आवश्यकता है जो आपको इतनी सारी किताबों को एक जगह कर दे दे। तो उसके लिए आप इजी साइंस एप्लीकेशन को चाहे तो जुड़ सकते हैं। इतने सारे प्रूफ देखकर आपको विश्वास हो जाए कि नहीं, बड़े बड़े नाम ही सुने हमने तो, लेकिन रियल में अगर कोई नया व्यक्ति भी आकर मेहनत करना चाहे ना, तो मैं पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है मेरे को, आज तक मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुई, और ना मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। मैं खुद मानता हूं मैंने 1 साल से ज्यादा ले लिया, हालांकि मैंने वेलिडिटीज की 3 साल तक अब तक बढ़ाता ही जा रहा हूं। 1 साल हो गया लगभग इस चीज को चलाते हुए, लेकिन कंटेंट देखिए शानदार बनाऊंगा ना, तो ये मानकर चलना 0 लेवल से मैंने मेरी बुक में या मेरे कंटेंट में लिखे गई हर लाइन का मैं प्रूफ दे सकता हूं कि मैंने एनसीईआरटी आरबीसी में कहां से बनाए। कोई कहता है ये कॉपी पेस्ट होगा, इधर से लिया होगा उधर, मैं हर एक लाइन का प्रूफ दे सकता हूं कि मैंने एनसीईआरटी आरबीसी में कहां से वो मैटर देखा। ना केवल एनसीईआरटी आरबीसी, मैं तो ये भी बता सकता हूं नीट के मॉड्यूल तक कहां से मैंने, कहां डीप तक जाकर उसको देखा पहले। ओल्ड एग्जाम के कोई रेलवे का एग्जाम, कोई राजस्थान का कोई एग्जाम नहीं छोड़ा, ऐसा कोई पेपर ही नहीं छोड़ा जो साइंस के अंदर आपके टॉपिक से कोई पर्सन आया हुआ हो और मैंने उसको एज ए फैक्ट के रूप में इंपोर्टेंट लगाकर ना मेंशन किया हो। तो इसलिए विश्वास बच्चे करते हैं, और जिसके कारण आज विश्वास का फल भी हमें मिल रहा है। ये कॉन्फिडेंस बच्चों का भी बोलता है और हमारी मेहनत का भी बोलता है। नेक्स्ट देखिए, जनित्र में देख लेना, माइकल फेराडे ने नियम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछ लिया, पिछली बार लेंज का नियम आया था, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। यह प्रश्न आता है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण वो चलता है, ठीक है। तो एसीडीसी सारा सिस्टम, ये धारा वगैरह सारी चीज करवाइए, अच्छा प्रश्न। ये मान लेना लास्ट समय आपने एलडीसी का पेपर देखा होना, वो सच में अच्छे लेवल का था। वो उनकी लेवल का था जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, थर्ड ग्रेड वालों के भी वो कंट्रोल से बाहर था। लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं होता कि आपके जब पेपर के अंदर, ये नहीं कि कभी एक बार कोई पेपर का लेवल बहुत हाई आ जाए तो उसको देखो देख सब भेड़चाल की तरह बस डी पढ़ाते जाओ। एक टॉपिक के लिए अनगिनत वीडियो बना दो। आज भी आप एलडीसी का आप चाहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अपने इस चैनल पर मात्र 54 वीडियो पड़ी है, जो सीईटी 12th लेवल का भी सिलेबस, एलडीसी का सिलेबस सेम है बिल्कुल।
जब सीईटी का एग्जाम होगा ना 12th लेवल का, उस समय भी सेम वीडियो आएगी ऐसी ही, जिसमें आपको दिखाएंगे कि सेम वही कंटेंट से वापस से पर्सन रिपीट हुए। आज स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, आप चाहे तो डाउनलोड कर कर सिर्फ नोट्स, या आप चाहे तो पूरा डिटेल के साथ वीडियो लेसन भी ले सकते हैं। लोहे की रोड पर कोट जंग पेंट कोट नहीं, पेंट का कोट चढ़ाना है, ठीक है ना, पेंट कोट थोड़ी कराएंगे। गैल्वेनाइजेशन वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते। नेक्स्ट देखो, जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, गलत। नमकीन पानी में जंग तीव्र हो जाता है, बात सही है। प्रश्न गलत पूछा है, कौन से कथन गलत हैं? पहली बात, लोहे की रोड पर पेंट कोट जंग को रोकता है, बिल्कुल। पेंट कर कर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन यानी जस्ते की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन कर कर, ये सब कर कर तो हम क्या करते हैं, जंग को रोकते हैं। तो ये बात है कि बिल्कुल पेंट लगाकर जंग को रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन यानी जंग जस्ते की परत चढ़ाना, नॉर्मल हमारे घरों में प्रयोग नहीं करते, हम तो करते हैं प्रयोग। हमारे घरों में मोस्टली आप क्रोमियम का, जस्ते का, इनका जो लेपन है उसी के कारण हम, अब एक बात सोच के देखो खुद, अगर वाटर पाइप है वो नॉर्मल आपने लोहे का पाइप ले लिया तो पानी और हवा के संपर्क में आके उसकी तो जंग लग जाएगा। और उस जंग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, भौतिक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो लेपन में हम काम करते हैं, विद्युत लेपन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उससे क्या करेंगे कि क्रोमियम की या फिर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। दोनों चीज करवाई हुई है। ये चीज तो मैंने करवाई थी शायद रासायनिक अभिक्रियाओं वाले में, और ये मैं आपको करा चुका हूं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में, कि क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं नॉर्मल घरों में, टूंटी वगैरह पर, इनके ऊपर। या फिर यहाँ पर यसद लेपन, गैल्वेनीकरण में यसद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, सारी बातें करवाई हुई है, तो इसमें थोड़ा देख लेना कौन कौन सी चीजें। ये तो इसका देखो सही क्या होगा, पेंट को, ये सही है। वाटर का आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं करते, ये गलत है। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन, ये गलत है। या नमकीन, ये सही है। तो बी और सी इसके अंदर क्या है, गलत कथन है, दोनों सही कथन है। तो बी और सी उत्तर सही होगा। ये भी देखना गलत पूछा है। नेक्स्ट देखना, अगर जल्दबाजी में मुझसे भी कोई टिक वगैरह लगाने में गलती हो तो माफी चाहूंगा, आप थोड़ा सा कमेंट में मेंशन कर देना कि सर ये शायद आपने गलत बता दिया। डीएनए पर मैंने एक शॉर्ट, देखो मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, मोस्टली शॉर्ट वीडियो। तो शॉर्ट वीडियो में आप जाकर देखोगे ना, मैंने एक बार वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर, एजीटीसी नाम से, कि एजी ओजी लोजी सुनोजी। कई बार क्या होता है अपने जैसे समाज के अंदर आप देखते हो मोस्टली फीमेल होती है, वो अपने हस्बैंड की क्या होता है ज्यादा ही आदर सम्मान करती है। नाम सुना होगा आपने, एजी खाना खा लो, एजी वो कर लो। और जो सम्मान नहीं करती तो हम कहते हैं कि वो, ये तो होती है प्योर, प्योर एजी ओजी बोलते हैं, वो प्योर हार्टेड होती है, एकदम शुद्ध पवित्र होती है। लेकिन कई जो प्योर नहीं होती, उसके पति से मतलब थोड़ी बहस हो जाती है और पति उनकी टीसी काट कर दे देते हैं कई बार, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट बना दिया। तो ये होते हैं पिरिमिडीन। तो प्यूरिन, पिरिमिडीन, नाइट्रोजन क्षारक आपको करवाई हुई है एजीटीसी। एजीटीसी की ट्रिक बताई हुई है। और मैंने स्पेशली कहा था कि ये तो होता है डीएनए में, लेकिन आरएनए में क्या होता है, इस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो जो यूरेसिल होता है ये आरएनए में पाया जाता है। आप चाहे तो पूरा देख लेना, डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको, डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है, प्यूरिन पिरिमिडिन होते हैं, और यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यानी यूरेसिल तो इसमें होता है, आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली ट्रांसजेनिक गाय। अब आप सोचोगे ये से पर्सन कहां से पढ़े, तो एनसीईआरटी आरबीसी तो है नहीं, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको इतना सा बेटर करवा रखा है। बस ये मुझे विश्वास था कि आएगा तो यहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा तो कहीं से भी नहीं आएगा। तो सीधा सीधा आ गया, रोजी गाय है, ये कोलेस्ट्रम दूध, तो यहाँ पर रोजी ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा है। ये आप देख सकते हो, अपना एक वीडियो भी बना रखा है मैंने, जंतु और पादपों कार्तिक में, तो यूट्यूब पर मिल जाएगा। अधिकांश कंटेंट यूट्यूब पे दिया हुआ है फ्री के अंदर, आप वो भी देख सकते हैं। कौन सी धातु चाकू से सरलतापूर्वक काटी जा सकती है? मोस्टली लोग यहाँ पर सोडियम पोटेशियम कराकर छोड़ देते हैं, लेकिन एक नाम लिखना भूल जाते हैं, वही आ गया लिथियम, दे दिया एग्जामिनर ने भी। तो सोडियम पोटेशियम के अलावा लिथियम भी इतनी मुलायम है, सामान्यतः धातु कठोर या ठोस होती है हम कहते हैं, लेकिन लिथियम को चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल, ओल ओल आ रहा है, ओल एल्कोहल। तो यहाँ पर मैंने 2 बार अलग अलग मेंशन करवाया था जब कार्बन इसके अप्रूपर या फिर इसके हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था, कि एक तो मैंने आपको बताया था कि इसके सूत्र वगैरह कैसे बनाते हैं, तो ओल नाम आए, ये सारे के सारे प्रक्रियात्मक समूह जो भी जुड़ते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, ये किस प्रकार से यूज करते हैं हम सूत्रों के अंदर। और दूसरा जब सजातीय श्रेणी पढ़ा रहा था, तो उसमें मानकर 2-3 श्रेणियां मैंने आपको बताई थी कि याद रखना, इनका सूत्र भी पूछा जा सकता है एल्कोहल वालों का, CnH2n+2O। अब कैसे होगा, जैसे इसका सूत्र बनाए अपना, प्रोप मेथ एथ प्रोप यानी 3 कार्बन, प्रोप ओल जोड़ेंगे तो OH एक ही हो गया। अब कितने बचे देखो, वैसे अगर सिर्फ प्रोपेन होता तो 3 का डबल, और डबल से 2 अधिक करते 6 करते, यहाँ 5 से करेंगे। आप देखो 3 कार्बन, हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन हो गए 6, और ऑक्सीजन कितने हो गए, आप देखोगे ऑक्सीजन है अपना यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। इसी प्रकार आप इस सूत्र में देखोगे तो देखो कार्बन CnH2n+2 तो इस प्रकार से आप देखोगे, ये यहाँ पर 2 है, +2 0, इस प्रकार से।
ठीक है ना, ये CnH2n+2 है, तो Cn मतलब n का मान 3 रखा, 3 दूनी 6, 6 7 8, 8 सॉरी 3 का डबल 6 7 हो गया यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर हम प्रोपेनॉल बना रहे हैं, तो यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, 7 हो गया, 7 और 1 8 हो चुके हैं, यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। तो इस सूत्र में सजातीय श्रेणियों से और ऑक्सीजन एक हो गया। तो इस प्रकार से हमने सूत्र वगैरह डिटेल से मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। आपके लिए तो ये प्रश्न काफ़ी मतलब चुटकियों में कर लिया होगा आपने कि ओल आपने वैसे तो इसमें तो सिर्फ ओल पहचाना था, तो एल्कोहल में ही ओल आता है बस। एल्काइन वगैरह उनको पहचानने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्षारीय धातु नहीं है। आवर्त सारणी की कुछ बेसिक ट्रिक बताई थी मैंने। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इसी प्रकार बैंगन आलू का जरीन थैला, कहे सीताजी सुनो प्रभु, नाना पापा ऐसे सब भाई, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई आंटी। सारे के सारे मैंने पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सारे ब्लॉक वगैरह इतनी सी चीज़ के अंदर एक पूरा वीडियो बनाया था स्पेशली आवर्त सारणी का। मैंने कहा था अपने टॉपिक में कहीं सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन तत्व यौगिक मिश्रण का अर्थ ये होता है कि आपको तत्वों की पहचान हो कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, कितने वर्ग है, ठीक है ना? थोड़ी बहुत हमने डबराइन, मेंडलीफ वगैरह, न्यूलैंड सब के बारे में भी जाना था। आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले की है, उसके अंदर जो पहला ये पूरा का पूरा हम देख रहे हैं, पहला पूरा जो ग्रुप है, उसके अंदर हम कहते हैं कि ये सारे के सारे कैसे तत्व हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर एल्काइल मेटल है, क्षारीय धातुएँ हैं और दूसरी क्षारीय मृदा धातुएँ क्या होती है? ठीक है, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड सारे के सारे डिटेल से करवाया हो, तो उसके अंदर मैंने एक ट्रिक बताई थी, हेलिना की रब से फरियाद। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आप देख लेना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तो क्षारीय धातुएँ हैं, लेकिन पारा नहीं है। पारा क्षारीय धातु में नहीं आता, पारा तो अलग ही आएगा, यहाँ पर आएगा पारा तो 80 नंबर पे। नेक्स्ट देखना, आकाश का नीला रंग, रंगों से संबंधित मैंने स्पेशली आपको प्रकीर्णन करवाया था, रमन प्रभाव वगैरह सारा बताया था। सीवी रमन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी बनाते हैं हम। तो प्रकीर्णन पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखाए थे, आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग और सूर्योदय सूर्यास्त के समय हमें रक्ताभ या लाल क्यों दिखाई देता है आसमान। तो आकाश से संबंधित मोस्टली प्रकीर्णन ही होता है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण, ये एलडीसी 2018 में जब प्रश्न आया था, तो प्रश्न ऐसे था कि बताइए मनुष्य में लिंग का निर्धारण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, पुरुष की या महिला की, यानी माता की या पिता की। तो वहां भी मैंने यह वीडियो में स्पेशली बताया भी था कि मनुष्य में जैसे टोटल 46 गुणसूत्र है, 44 कायी गुणसूत्र है, 2 लिंग गुणसूत्र है, पुरुष में एक्स वाई होता है, महिला में एक्स एक्स होता है। शुक्राणु और अंडाणु की संरचना बताई थी, वहां भी बताया था अंडाणु दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन शुक्राणु एक एक्स वाला होता है और एक वाई वाला होता है। अब डिपेंड एक्स वाई पर करता है, अगर ये एक्स जाकर एक्स से क्रिया करेगा तो एक्स एक्स लड़की हो जाएगी, और वाई जाके क्रिया करता है तो एक्स वाई लड़का होगा, यानी इस एक्स वाई के कारण निर्धारण होता है लिंग का। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस पे निर्भर करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि एक्स जाकर या वाई लिंग गुणसूत्र जाकर क्रिया करता है आगे जाकर, तो लड़का लड़की उससे डिसाइड होता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा एक्स वाई। उनकी खाद्य श्रृंखला बताओ, निम्न की उनकी खाद्य श्रृंखला जो प्राथमिक उपभोक्ता को रूप में चयन करते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल बताया था, उसमें मैंने आपको सारे बताए थे कि उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक या ठीक है प्राइमरी, सारी की सारी हमने चीजें की थी। तो खाद्य श्रृंखला के ऊपर जब टॉपिक बनाया था, तो वहां सारणी बनाते समय स्पेशली कहा था कि जैसे ये पर्सन, जैसे लास्ट जब एग्जाम हुआ था 2021 का 3rd ग्रेड का, मुझे याद है लेवल 1 के अंदर ऐसा प्रश्न आया था, चूहा क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है। उसी से मैंने पूरी डिटेल का कारण इसलिए बताना पड़ा मुझे, हर जीव के बारे में बताया था मैंने। टिड्डा शाकाहारी है, मेंढक है वो किसके अंदर आता है, मांसाहारी के अंदर आता है। सांप भी इसी का ऊपर का, या मेंढक और सांप एक ही कैटेगरी है, मछली भी इसी कैटेगरी में आती है, मांसाहारी है मछली भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने स्पेशली हर एक जो नाम यहाँ पर दे रखा है, हाँ इस चीज को छोड़ देना, गन्ना तना भेदक, ये क्या है, गन्ने को तने को भेदने वाला, इस प्रकार से याद रख सकते हो। यानी उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, वो उपभोक्ता ही तो होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सारे के सारे उपभोक्ता है, टिड्डा भी एक उपभोक्ता है, प्राथमिक है वो भी प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी है सारे के सारे। गन्ना भेदक है, गन्ना खुद नहीं है, या इसको सिर्फ गन्ना मत मान लेना कि कहीं शुगर केन मान लो सिर्फ आप, शुगर केन स्टेम, इसके तने को भेदने वाला बोरर, ठीक है ना। तो ये जीव है जिसका काम होता है, ये गन्ने से अपना भोजन प्राप्त करता है, ये हिरण हो गया, टिड्डा हो गया, ये है। इसमें सांप नहीं है, मछली नहीं है, पक्षी तीनों ही नहीं है। इसमें मछली नहीं है, मेंढक नहीं है, सिर्फ टिड्डा है। इसमें ये है लेकिन मेंढक नहीं है और बाघ नहीं है, तो इसलिए सिर्फ उत्तर ही एक होगा इसका, तो प्राथमिक का। सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत से प्रश्न आया, सिंपल सा प्रश्न आ गया, बताओ। ये मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाकर सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत आपको समझाया था, डीएनए, एमआरएनए और यहाँ से पॉलीपेप्टाइड यानी अलग अलग है, फिर प्रोटीन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड से बनती है प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, तो आरएनए हो गया ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट चेंज कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेट बाद में कर रहे हैं, तो बाद में होगा ट्रांसलेशन। ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी पूछ ली, ये आरबीसी शायद 11th या 12th क्लास में सारणी थी, मैंने
पूरा नोट्स के माध्यम में एज इट इज उसको लगाकर आपको समझाया था डिटेल से, क्योंकि ये प्रश्न तो हर पेपर में आता है ब्लड ग्रुप का, एंटीजन किस में है, एंटीबॉडी किस में नहीं है। तो मैंने डिटेल से कराया था कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें वो एंटीजन होता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी होती है। तो बी है तो बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ये होगी, और एफ बी दोनों ही एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ में दोनों ही एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी। अब उसी चीज को याद रखो, मैंने एक बात और भी कही थी आपसे, कभी भी एंटीबॉडियां होती है उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। कैपिटल में लिखेगा तो एंटी शब्द का उपयोग करता है, एंटी ए, एंटी बी। एंटी ए का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लेना, ये मत देखना कि एंटी ए का मतलब इसे ए के एंटी, वो नहीं होता। देखिए जैसे मान लो इस यहां पर जैसे एग्जांपल मैंने इसी को एंटी बी बोल सकते हैं कैपिटल लेटर के साथ। अब यहां पर देखना प्रश्न में इसी प्रकार से ये वर्ड देने के कारण हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस चीज को भूल जाना, एंटीबॉडी को एंटीबॉडी मानकर चलना। इतना देखना समान कभी भी नहीं होती, ए वाले के पास बी होती है, बी वाले के पास ए होती है, जिसके दोनों दोस्त उसके कोई नहीं होती, जिसके कोई दोस्त नहीं उसके दोनों दुश्मन। ए वाले की होगी बी, बी वाले की होगी ए, एबी वाले के पास दोनों एंटीजन होते, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। मैंने स्पेशली मेंशन किया था ये बात, एबी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। ऐसा शायद थर्ड ग्रेड में प्रश्न आया था, अपने मेन एग्जाम था 2022 वाला, उसमें ओ ब्लड ग्रुप में मैंने कहा था एंटीबॉडी तो होती है लेकिन कोई भी एंटीजन नहीं होता इसमें। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी दोनों उपस्थित होती है। तो ओ में तो होगी दोनों और ए बी में होगी कोई नहीं। तो देखो ए वाले में होगा 3 नंबर, ए में 3 नंबर ये रहा, बी में 1 नंबर ये रहा, ए बी में 4 नंबर आया, ओ में 2 नंबर, तो ओ में 2। इस प्रकार से देख लेना। नेक्स्ट, कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? तो ट्रांसजेनिक जीव जब मैंने पढ़ाए थे तो स्पेशली कुछ चीजों के बारे में बताया था, बीटी कॉटन, बीटी फसलें होती है जितनी भी, तो बीटी कॉटन, बीटी कपास हो गया, गोल्डन राइस है, फ्लेवर सेवर टमाटर है, प्रथम ट्रांसजेनिक पादप। तो ये सारी चीजें कराई थी, लेकिन पूसा स्वर्णिम ये अलग चीज है, ये शायद गेहूं की एक किस्म है। गेहूं की किस्मों में मैंने स्वर्णिम वगैरह के बारे में थोड़ी सी ट्रिक बताई थी आपको। जंतु पादपों के आर्थिक महत्व की यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। अमीबियसिस, अमीबा नाम आता ही सीधा प्रोटोजोआ कर दो बस। ये यहाँ पर देखो अमीबिए और ये सारे प्रोटोजोआ जनित रोग है। 4 प्रतिरोध 1, 2, 3, 4 और 4 ओम, 1, 2, 4, 4 ओम को संयोजन तो करना है लेकिन कम से कम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो ये स्पेशली मैंने एक लाइन लिखाई थी कि समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो हमें जो तुल्य प्रतिरोध यानी जो लास्ट का प्रतिरोध कुल प्रतिरोध प्राप्त होगा वो कम से भी कम प्राप्त होता है। कम से कम मान से भी कम प्राप्त करने के लिए ये यूज करते हैं कौन सा क्रम? समांतर। तो इनको समांतर में जोड़कर देखो, 1/r, ठीक है ना, बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, लघुत्तम ले लिया 4, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 2 4 5 6, 6/4। लेकिन जल्दबाजी मत करना, ये उत्तर आया है 1/r का। r का मान कितना होगा? 4/6 यानी 2/3। तो लगभग आप देख लेना कितना हो गया, 20। तो 6 बार गया तो 0.6, या फिर आप उत्तर उत्तर क्या है, कहाँ गया? तो लगभग उत्तर आप देख लेना कितना आ रहा है, 3। हाँ, ये उत्तर आएगा लगभग। अब ये यार है क्या? जल्दबाजी तो नहीं करती किसी चीज़ में, देख लेना। 1, सॉरी, अभी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 1/2 नहीं था, यहाँ पर था 1/1, 1/1 था ये 1/1 था, तो सारा उत्तर ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए तो एग्ज़ैक्ट उत्तर ही नहीं आ रहा था। तो चलिए जल्दबाजी मत करना, मैंने तो थोड़ा-सा कर दिया। यहाँ पर 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, अब आएगा 4 और 2 6 7 8, तो 8/4 आ चुका है, यानी उत्तर आ गया। या चलो 1/r का मान था, तो कितना आया? 2, उत्तर आएगा 1/2 या 0.5 भी कह सकते हैं, ये उत्तर होगा 0.5। चलो उत्तर तो ये है, लेकिन तुक्केबाजी क्यों करी? ये टॉपिक देखो, ये वैसे अपने डायरेक्ट सिलेबस में नहीं था। अब पढ़ाने में कोई देखो इधर-उधर का कुछ भी पढ़ा दे, उसका कोई अंत नहीं है। ऐसे तो इतने सारे टॉपिक है, कुछ भी करवा दो। लेकिन फिर भी ये टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं था। ना तो कोशिका का टॉपिक, अगर देखो ये टॉपिक सेल होता तो भी मान लेते। ये टॉपिक टिश्यू का होता तो भी मान लेते। ये टॉपिक तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता तो भी मान लेते। लेकिन ये तीनों ही टॉपिक सिलेबस में ना थे, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने दिया। लेकिन अपना तो चलो थोड़ा बहुत मैंने उसमें अलग टॉपिक में करवाया हुआ था, तो सिनेप्स कहते हैं इन्हें। सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं ये। 2 न्यूरॉन के मध्य का स्थान होता है और सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, जिसे सूचनाओं का आवागमन विद्युत रासायनिक तरंगों के रूप में होता है। सिनेप्सिस कहते हैं जिसे। वे कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाते हैं जो शाखा के वलय संरचनाओं, किसकी बात है? तो कार्बन यौगिकों के गुण पूछे हैं। कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाते हैं, शाखा और वलय संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल। केटेलिस, केटेनेशन यानी जिस श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में, लंबी शाखित अशाखित या यौगिक चक्रीय यौगिकों की श्रृंखला बनाने का गुण होता है। तो ये कथन सत्य है, सत्य ही पूछा है तो ये चलो सत्य है।
विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, नहीं विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते ये बेड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते। तो याद रखना ये गलत है। उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, गलत है। देखो सारी बात लिखी हुई है। पहला तो ये कैटलिस्ट वाला है। दूसरा सहसंयोज्याबद्ध बनाते हैं, तो ये देखो सहसंयोज्याबद्ध बना दे, चौथा सही है। इसके अलावा गलनांक और क्वथनांक इसके कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते, ठीक है। और सहसंयोजक बंध बनाते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये बात भी मैंने लिखी हुई थी, तो कहाँ गया वो, नीचे वाला पेज में आ गया होगा मैंने शायद, लेकिन लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, सारी चारों के चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इसका याद रखना। इसका सत्य पूछा है तो ए और डी सही होगा, ए और डी सही होगा। नेक्स्ट देखना, सोडियम धातु में भंडारित होती है। सोडियम बहुत सबसे ज्यादा क्रियाशील में, मैंने आपको सक्रियता श्रेणी बताई थी ट्रिक के साथ, ट्रिक पूरी बताई थी। पैसों के लिए मैं आज पेशन लेकर आया हूँ। पे से याद रखना, पे से पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम पेसो के, ठीक है, पेसो सॉरी पेसो के लिए मैं आज एल्यूमिनियम जिंक पेशन लेकर आया हूँ। पूरी मैंने आपको एक पूरी ट्रिक बताई थी, पैसों के लिए मैं आज पेशन लेकर आया हूँ। पहले वो लिखता हूँ और फिर उसके फिर प्रतीक चिन्ह कर कर हम पूरी सारणी बनाते हैं, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऊपर से नीचे क्रियाशीलता घटती है। सबसे ऊपर सोडियम पोटेशियम वगैरह ये आते हैं जो क्रियाशील होते हैं बहुत ज्यादा। हवा में भी खुला छोड़ देंगे तो आग लग जाएगी, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में रखते हैं हम। मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन तेल कहते हैं उसमें रखते हैं। नेक्स्ट है विटामिनों के, तो हर बार एक पेपर में प्रश्न आना ही होता है। विटामिन ए ब्राइट आई, आंखों को सुंदरता, यानी आंखों की सॉरी सुंदरता के आंखों को तंदुरुस्त बनाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया विटामिन ए की कमी से रतौंधी रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल इसे कहते हैं, रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे हमारी आंखों के रेटिना के अंदर कुछ कोशिका बताई थी मैंने आपको, शंकु और शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं मंद प्रकाश में दिखाने का काम करती है। विटामिन ए कम खाओगे, शलाका कोशिकाओं पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे मंद प्रकाश में, कम लाइट में दिखाई नहीं देगा। और आपने एक फिल्म भी देखी होगी, वो बोल राधा बोल, तो वो कादर खान की तरह से हो जाओगे, 7 बजे बाद कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ए का संबंध है नेत्रों से संबंधित। विटामिन सी, मैंने स्पेशली सी का जब पढ़ाया था तो कहा था ना, स्पेशली सी में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सी का काम हमारे जैसे, आपने जितने भी खास करके कोरोना वगैरह में देखा होगा, आंवला वगैरह इन चीजों का थोड़ा सेवन ज्यादा कर रहे थे लोग, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है। सी का काम होता है इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। डी होता है हड्डियों से संबंधित, और के ब्लड ग्रुप से संबंधित, या सॉरी ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाता है, हेमरेज हो जाता है। तो देखो ए आंखों से संबंधित है ही, और सी होता है इम्यूनिटी से संबंधित। विटामिन वीडियो में बताया हुआ है, ये बात ऐसे लिखी हुई है। और विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन डी। तो ये बात यहाँ पर ऐसी कैसे लिखी हुई है, कैल्शियम में, कैल्शियम के अवशोषण से संबंधित है, कैल्शियम के प्रयोग में सहायक है। चलो सारा हो गया क्या? तो ये देखो, वैसे अपने सिलेबस में दे तो रखा है कि टोटल 40 प्रश्न ही आए हैं, लेकिन ऐसा बताया गया है 50 प्रश्न आने थे, लेकिन आए 40 ही प्रश्न है साइंस से। और 40 के 40 प्रश्नों का मैंने सीधा का सीधा आपको प्रूफ दिया है हर एक चीज का। आप चाहे किसी भी प्रूफ यहाँ पर उठा के देख लेना, और अपने नोट्स, आपको विश्वास ना हो कि सर आपने तो सर बाद में बना दिए होंगे एडिट कर कर, तो आप सारे के सारे नोट्स, वीडियो क्लासेस, हर एक बात एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इजी साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारा टारगेट जो होगा वो लेवल 2 साइंस मैथ्स, और उसके अंदर चाहे रीट हो चाहे मेंस एग्जाम हो, दोनों की वैलिडिटी, इसकी एग्जाम तक, जब मेन 3rd ग्रेड का एग्जाम जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी कोर्स की। तो आप चाहें तो इजी साइंस एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। नाम मात्र के शुल्क में आज ऑफर चल रहा है, 898 रुपए में आपको कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स, टीचिंग मेथड के साथ, और थोड़ा बहुत बेसिक आईसीटी वाला पार्ट भी इसमें, कंप्यूटर वगैरह ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक ऐड कर दिए। साइंस के वीडियोस लगभग कंप्लीट है। बायोलॉजी मैंने लगभग इसमें बायोलॉजी पूरी हो चुकी है 3rd ग्रेड के अकॉर्डिंग। केमिस्ट्री में एसिड बेस वाला टॉपिक सिर्फ बाकी है। फिजिक्स के अंदर प्रकाश और विद्युत करवा दिया है, अभी चल रही है। तो ये पूरा नया ही कोर्स है, हालांकि इसमें समय लग गया है मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा कंटेंट बना दिया है कि जब एग्जाम होगा और आप इसका अब से भी अगर तैयारी शुरू करोगे ना, तो ये मानकर चलना इसके अलावा साइंस में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हर एग्जाम में ये बात कहता हूं, पढ़ो लेकिन ऐसा कंटेंट, सिलेक्टिव मैटर पढ़ो जिसको बार बार ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सके। ऐसा कंटेंट मत पढ़ो जिसको आपने सोच तो लिया कि मुझे सर इतना डीप में करवा रहे हैं, मुझे तो ये आने लग गया, लेकिन जब ओवरऑल आप जब रिजल्ट देखते हो मेन एग्जाम में, तो वहां आपको सिलेक्टिव मैटर ही सिलेक्ट करवाता है। इतना गागर में सागर ही बनना पड़ता है। आप ये मत सोचना कि मैं आज हर चीज का नॉलेज ले लूंगा, हर एक पार्ट पढ़ लूंगा, तो ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं बना जा सकता। आपका सिलेक्शन आपके परफेक्शन से नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन आएगा आपको स्मार्ट वे में। आप कितना कंटेंट पढ़ो, 1-2 प्रश्नों के चक्कर में टॉपिक में बहुत ज्यादा डीप भी मत जाओ, और इतना कम भी मत पढ़ना, ये भी मत करना। मैं देखता हूं कई बार कई टीचर कहते हैं कि हमने मात्र 20 वीडियो में करवा दिया 30 में। इतना कम भी मत पढ़ना किसी टॉपिक को कि पढ़ने के बाद अंदर से ये फीलिंग आने लग जाए कि होगा कि नहीं होगा सही। कॉन्फिडेंस आना चाहिए टॉपिक पढ़ने के बाद। 2 चीजें याद रखना,
कि कम से कम कितना पढ़े और मैक्सिमम कितना पढ़े, इसके बीच का एक दायरा होता है जो आपको सिलेक्ट करवाता है। कम पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, एग्जाम देने से पहले आपके मन में विचार आएगा कि मेरा तो आधा अधूरा सिलेबस है, और इतना ज्यादा डीप पढ़ लिया आपने तो ये लगेगा कि यार याद ही नहीं मेरे को, तो कुछ इतना सारा है उसमें, ये नहीं आ सकता, वो आ जाएगा तो क्या होगा। इसलिए एक बीच की एक थिन सी लाइन होती है जो दोनों का विभाजन करती है। और जो सिलेक्ट वाले स्टूडेंट इतने कम क्यों होते हैं? एक एग्जाम, एक सिलेबस, एक ही दिन होने वाले एग्जाम में एक जैसा पेपर आता है, और उसके लिए जो सब्जेक्ट आप या कंटेंट किसी टीचर से पढ़ रहे हो उन सब का मैटर लगभग मान के चलना 90% लगभग सेम ही मिलेगा। कोई 10% ज्यादा करवा देंगे, कोई 10% कम करवा देंगे। फिर भी सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की संख्या मात्र 1 या 2% ही क्यों होती है उनमें से? उसका कारण होता है कि ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनको पता होता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सारा कुछ पढ़ने का नहीं होता। कंपटीशन का अर्थ यही होता है कि आप एक सही डायरेक्शन में, सही फोर्स के साथ आप आगे, रणनीति के साथ आगे बढ़े। अदरवाइज आप सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि फोर्स लग रही कहाँ है। डायरेक्शन बिना फोर्स का कोई महत्व नहीं है। बल पढ़ाया आपने तो आप जानते इसमें दिशा का कितना ही अहम रोल है। तो उसी प्रकार हमारा इजी साइंस का ये प्लेटफॉर्म भी आपके लिए उसी दिशा, उसी एक सही रणनीति और वो इतनी सारी किताबों का जो एक निचोड़ है वो आप तक नाम मात्र के शुल्क में लाने की कोशिश कर रहा है। इतने सारे प्रूफ देखकर आपको भी लगा होगा कि सच में इजी साइंस काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और आपकी सफलता में हमारा काफी अच्छा योगदान भी रहने वाला है। तो साथियों, जरूर इजी साइंस एप्लीकेशन से जुड़ना, आज ही डाउनलोड कीजिएगा अपने इजी साइंस एप्लीकेशन को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।